औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फार्मर दोस्तों, मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज दोबारा एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि दूध वाले जो जानवर होते हैं, जो जानवर दूध दे रहे होते हैं, यानी कि जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है मतलब कि जिनकी प्रोडक्शन 28 लीटर होती है, 32 लीटर होती है, 30 लीटर होती है, तो उनमें रिपीट ब्रीडिंग के इश्यूज़ क्यों आते हैं, उनमें रिपीट ब्रीडिंग का मसला क्यों आता है और हम उसको किस तरह हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक बाई एक करके सारी चीज़ों पे डिस्कशन की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर और एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज़ आप इसमें स्किप ना कर सकें और मुफीद से मुफीद इंफॉर्मेशन आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। और दूसरे नंबर पे जिस देखने वाले भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले तो बेल आइकन पे प्रेस करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। चलते हैं प्यारे फार्मर दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। देखें जो टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा हॉट टॉपिक है डेयरी फार्मिंग में। मतलब कि जो भी फार्म है, जो भी पाकिस्तान में फार्मिंग है, जो मैं स्टेप्स इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो रिपीट ब्रीडिंग में आते हैं। यानी कि अगर रिपीट ब्रीडिंग किसी भी फार्म पे हो रही है तो वो इंशाल्लाह इन्हीं वजह से हो रही होगी, इसके अलावा कोई उसमें मसला मसाइल नहीं होगा। ये जो मैं टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसी वजह से रिपीट ब्रीडिंग हो रही होगी, इसके अलावा इंशाल्लाह रिपीट ब्रीडिंग का कोई इशू नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ें रिजॉल्व कर लेते हैं, अगर आप ये चीज़ें बेहतर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह रिपीट ब्रीडिंग भी आपके फार्म से चली जाएगी और आपका फार्म जो है उसकी सक्सेस रेट जो है वो इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले पाकिस्तान में रिपीट ब्रीडिंग ज़्यादा फार्म्स पे क्यों होती है? क्योंकि हम लोग जो है वो अपने जो एनिमल है उसको अच्छी खुराक नहीं दे रहे होते हैं। एक लेट्स सपोज आप एक लोकल फार्मर की बात करते हैं, अच्छी खुराक से मुराद ये है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहे। आप देखें एक जानवर 28 लीटर दूध दे रहा है तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो 28 लीटर है और उसकी रिक्वायरमेंट भी अब 28 लीटर वाली है। इट मीन्स कि उसको सीपी 28 लीटर के हिसाब से चाहिए, उसको एनर्जी 28 लीटर के हिसाब से चाहिए। सम टाइम हम क्या करते हैं कि जानवर को सीपी ज़्यादा दे देते हैं और सीपी ज़्यादा देने से क्या होता है कि जानवर फिर भी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाता है। यानी कि सीपी जब आप ज़्यादा देंगे कि तो उस सीपी को डाइजेस्ट करने के लिए, उस सीपी को इस्तेमाल में लाने के लिए जानवर को ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो जब जानवर को ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी तो जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगा। ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी थी कि अगर आप अपने फार्म की सक्सेस रेट को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने जानवर की अच्छी खुराक देनी चाहिए। तो अच्छी खुराक पे काफ़ी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको वनडे का इस्तेमाल करना चाहिए। वनडे का इस्तेमाल देखें जब आप करेंगे ना, बेशक आप वंडा अपना इस्तेमाल कर रहे हैं या बाहर किसी मार्केट से वंडा ले रहे हैं, तो दोनों ही वनडे आप अपनी हिसाब से इस्तेमाल करें। अगर आप बाहर से वंडा ले रहे हैं तो फिर भी आपको उसमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें टॉक्सिन की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा तो नहीं है, जिसकी वजह से आपका जानवर टॉक्सिन का इशू हो जाए आपके जानवर में। और इसके अलावा आपको अगर आप अपना बना रहे हैं तो उसमें भी आपको फंगस चेक करनी पड़ेगी, टॉक्सिन की परसेंटेज चेक करनी पड़ेगी। अगर उसमें टॉक्सिन की परसेंटेज जो है ज़्यादा आ रही है तो फिर उसका आपको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा और उसको टॉक्सिन की परसेंटेज को कम करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि हमें जानवर की रिक्वायरमेंट का ही नहीं पता होता। यानी कि हमें पता ही नहीं होता कि एक 28 लीटर या 25 लीटर या 30 लीटर वाला जानवर है, उसको कितनी खुराक चाहिए, उसको प्रोटीन कितनी चाहिए, उसको एनर्जी कितनी चाहिए और उसको ड्राई मैटर कितना चाहिए। मतलब कि जब आप जानवर का ड्राई मैटर नहीं ना पूरा करेंगे तो आपका जानवर तब भी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगा। आप अपने जानवर का ड्राई मैटर पूरा करें, आप अपने जानवर की सीपी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी करें, आप अपने जानवर की जो है एनर्जी पूरी करें, तो फिर आपका जानवर डिस्टर्ब नहीं होगा और ना ही रिपीट ब्रीडिंग का शिकार होगा। देखें जब भी आप टोटली चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे तो फिर कभी भी आपका जानवर डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा क्या होता है जी, एंटी टॉक्सिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हम, टॉक्सिन बाइंडर जिसे हम कहते हैं। टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आपकी खुराक में टॉक्सिन जा रहा है तो वो टॉक्सिन की परसेंटेज कम होगी, तो टॉक्सिन की वजह से भी जानवर रिपीट ब्रीडिंग का मसला कर जाता है। यानी कि अगर आप एक रोटियां दे रहे होते हैं जिस तरह लोग, या ब्रेड दे रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेड में उल्ली लगी होती है, फंगस लगी होती है, तो वो फंगस की वजह से जानवर रिपीट ब्रीडिंग का शिकार हो जाता है।
इसके अलावा जी आपने जब ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक दे देते हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब आप ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक देंगे तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि आपने ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक दे दी है, इस प्रोटीन को अब डाइजेस्ट भी तो होना है ना। इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जानवर को ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब जानवर को ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाएगा। इसके अलावा जी प्रॉपर हीट डिटेक्शन नहीं हम कर रहे होते, प्रॉपर उसमें जानवर की हमें हीट का पता ही नहीं होता कि जानवर हीट पे आ गया और हमें इसे इंसेमिनेट करना है। जानवर की प्रॉपर हीट डिटेक्शन करें ताकि जानवर की हीट जो है वो मिस ना हो। इसके अलावा मसला होता है कि जानवर को प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दे रहे होते, हीट से स्ट्रेस बहुत होता है। हीट से स्ट्रेस की वजह से जानवर बहुत ज़्यादा रिपीट ब्रीडिंग का शिकार होता है। अभी जैसे आगे आगे हीट आ रही है तो उसमें मैंने हीट स्ट्रेस पे पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को प्रॉपरली और अच्छे तरीके से जाके देखें ताकि आपको पता चले कि अगर आपका जानवर हीट स्ट्रेस में आ गया तो आपने उसको किस तरह कवर करना है। इसके अलावा जी आप मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं उनका इस्तेमाल भी हमने लाजमी करना होता है। ज़रूरी मिनरल्स में जिस तरह कॉपर आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, सेलेनियम बहुत अहम है, सेलेनियम की वजह से बहुत ज़्यादा रिपीट ब्रीडिंग होती है। इसके अलावा जिंक आता है और फास्फोरस, यानी कि जो मिनरल मिक्सचर होते हैं इनका भी इस्तेमाल आपने लाजमी करना होता है ताकि जानवर में रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस कम हो जाएँ। इसके अलावा जी सिस्ट का जो इशू होता है जिसमें हमने प्रोटोकॉल लगाने होते हैं, जानवर को कंसप्टाल या साइक्लोमेट लगाना होता है हमने 28वें दिन पे, 14वें दिन पे या 60 डेज़ पे, कितने भी वो जानवर को चेकअप करके लगाना होता है ताकि जानवर में सिस्ट का इशू ना हो। जो जानवर प्रॉपर परमानेंट प्रेगनेंसी शो करता है वो भी मसला ख़त्म हो जाए। या अगर कोई जानवर आपको कॉन्टीन्यूसली इर्रेगुलर हीट मतलब कि कोई जानवर 10 दिन बाद हीट शो कर देता है, कोई जानवर 15 दिन बाद, यानी कि अपने पूरी 21वें पे वो हीट पे नहीं आता, तो वो भी उसका जो मसला है वो भी आपने नोट करना है। इसके अलावा जी जो लोग सरसों का तेल या घी देते हैं वो यकदम एक ही टाइम पे घी दे देते हैं, वो सारे मसले मसाइल मतलब कि एक ही टाइम पे उन्होंने लेट्स सपोज आधा किलो घी दे दिया तो उससे भी जानवर डिस्टर्ब होता है, उसका हाजमा डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा अगर आप जानवर की प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी जानवर रिपीट ब्रीडिंग का मसला कर जाता है। आप जानवर की प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी जानवर रिपीट ब्रीडिंग का मसला हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इन चीज़ों को एक एक करके अपने फार्म से दूर करें ताकि आपका फार्म जो है उसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो और वो कामयाबी की तरफ चले। वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। कोई भी मसला मसाइल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि आपका जो मसला है उसको रिज़ॉल्व किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।